नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हेबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातु का प्रयोग किया गया है। यह अपने आप नहीं चलती, यह इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। मेरा हो गया था। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तु का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ आकर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट व एनाटाइट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब तो पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जरा ध्यान से सोचे, बताइए कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं? सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यदि भी हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथा ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोजन पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों है? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण और खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु, खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन संबंधी विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं।
ये देखो, एक सारणी के माध्यम से हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिज, खनिज धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक में लोहा धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा, एस, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट आदि, ये लोह धातु हैं। और एलो जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये धात्विक खनिज है। और अधात्विक में जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास में चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज में जैसे कोयलों, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूह में प्राप्त होते हैं। क्या है? आग्नेय तथा कांतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और व्यर्थ जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण में अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेल जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धातु खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। ख है, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। देखो, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातल चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अविशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रगृहित होते हैं। महासागरीय तल में मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। एक रोचक तथ्य, रेड होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव, किंतु उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयला खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलाप को अवैध घोषित किया है और सलाह दी गई है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, अधात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व खनिजों से लगभग वीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में
अंतर्ग्रस्त भूगर्भीय संरचना प्रक्रियाओं समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीविका को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। लोह खनिज। लोह खनिज धातु खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धातु खनिजों का निर्यात करता है। लोह अयस्क। लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लोह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लौहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लोह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड में से प्राप्त हुआ है। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों में हुआ है। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के डील से मिलती जुलती है जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा है। ये देखो लोह अयस्क खदान। भारत में लोह अयस्क की पेटियां हैं। ओडिशा, झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिलों में गुहा तथा नोआमंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक श्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। कहाँ? विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लोह अयस्क की वृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात की इकाई। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लोह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन भर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमगोवा पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में किया जाता है। ये देखो मैग्नीज उत्पादन राज्यों का 80% में 2018-19 के अनुसार। देखो सबसे ज़्यादा रेशियो कहाँ दिख रहा है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, 33%। उसके बाद महाराष्ट्र 27%, फिर उसके बाद है उड़ीसा 16%, फिर उसके बाद कर्नाटक 12%, आंध्र प्रदेश 10% और बाकी जगह 2%। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। वर्ष 2000 से 1 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये देखो मैप। महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण देखो। जहाँ
रेड रेड दिख रहा है वो लोयस की खाने हैं। ये देखो बल्लारी, चित्रदुर्ग, स्विमिंग, कुद्रेमुख, तुमकुरू, बेलाडीला, चंद्रपुर, दुर्ग, गुआ, कुंदजूर, मयूरभंज, रत्नागिरी, गोवा। ठीक है, ये सभी लोयस की खाने हैं। और जो ब्लैक दे रखा है वो लोयस निर्यातक पतन है, जैसे पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इधर मंगलुरु हो गया, ये मारमगो हो गया। ठीक है, और जो ये स्टार से दे रखा है ये मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज देखो नागपुर, भंडारा, बालाघाट, गोवा में भी है। और जो ये डोर से दे बॉक्साइट है, बॉक्साइट देखो बिलासपुर हो गया, मेकाल हो गया, अमरकंटक हो गया, कटनी हो गया, कोरापुट हो गया। और जो ये डबल स्टार दिखा रहा है ये अब्रक, अब्रक देखो कहाँ कहाँ है। अब्रक है हजारीबाग, गया, अजमेर, वेबर। अब पढ़ते हैं एलोआ खनिज। भारत में एलोआ खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। पढ़ते हैं तांबा। भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्धक, तन्य, ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली की तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सेमभू जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। ये देखो मलजंग खंड में तांबा खदान। अब पढ़ते हैं बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमीनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपक रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धकता भी पाई जाती है। देखो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है बॉक्साइट, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 65%, उसके बाद है झारखंड में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 3%। ठीक है, और 1% अन्य जगहों पर। ये देखो बॉक्साइट खदान। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है 2018-19 के अकॉर्डिंग। यह कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। एक रोचक तथ्य देखो, एल्यूमीनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमीनियम से बने हुक और बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमीनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमीनियम के बर्तन एक आम बात थी। अधात्विक खनिज। अब्रक। अब्रक एक ऐसा खनिज जो प्लेटों अथवा प्रतरण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में उत्पादन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अब्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च पैराविद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विसंवाहन के गुण तथा और ऊंची वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अब्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला
होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों में पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य। ये देखो, चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। ठीक है, कितना है? 20%। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश 13% और आंध्र प्रदेश में 13, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 9, तेलंगाना में 8, गुजरात में 7, तमिलनाडु में 6, महाराष्ट्र में 4, अन्य 8%। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम खतरे। क्या आपने कभी खनिजों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिजों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खता लगाने से भूमि व मिट्टी का क्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। ये देखो, खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि खनिज निक्षेपों और उनसे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेषित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अतः भूप्रपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और साधन में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन यह अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातु का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए उपाय हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में रोशनी, ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अपना वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ा चैप्टर हमें लेंथी लग रहा है। ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है।
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। पहला है कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताएं पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई, दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक, ये देखो कोयला खदान का आंतरिक दृश्य। परंपरागत ऊर्जा स्रोत मैप के माध्यम से देखो, जहाँ ट्रेंगल ब्लैक दे रखा है वहाँ कोयले खदानें हैं, जहाँ जैसे ये हो गया सिंगरेनी, हो गया कोरबा, तलचर, सिंगरौली, झरिया, बोकारो, रानीगंज, और इधर भी मैकुम, नजीरा, झंझी। रेड दे रखा है, रेड क्षेत्र वो है तेल के क्षेत्र, जैसे मुंबई हाई, बसीन, इसे शिव सागर, डिगबोई, ठीक है। कोयला खदान का बाह्य दृश्य चित्र दे रखा है, बाह्य दृश्य दिखा रहे हैं। हाँ, लिग्नाइट की बात कर रहे थे। इनमें युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान में प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उस श्रेणी के बिटुमिनस कोयला प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के सीमा पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा इनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के प्रसार ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों, स्नैक और अनेक विनिर्माण उद्योगों कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वर्ष उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोटीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनतीय और ब्रंश ट्रेम में पाई जाती है। वलन अपनतीय और गुंबदों वाले प्रदेशों में पर यह है वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने में नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच ब्रंश ट्रे में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारतीय मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई नरकटिया, हमने अभी देखा था मैप में, डिगबोई, नहरकटिया और मोहन हुगरीजन इस राज्य में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ के? असम के। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह
मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरकों उद्योगों में कच्चे माल के रूप में है। परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार, स्थानीय शहर गैस वितरण (COD) नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन (CNG) और घरों में खाना पकाने के ईंधन (PNG) के रूप में भी उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिम तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। ये देखो, ये ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। रेड जो ट्रायंगल है वो आणविक है, जैसे कलपक्कम हो गया, केगा हो गया, तारापुर हो गया, काकरापारा हो गया, नरोरा हो गया, रावतबाटा हो गया, ठीक है। और जो सर्किल में ब्लैक दे रखा है ये तापीय हैं, जैसे तूतीकोरिन हो गया, नवेली हो गया, इन्नौर हो गया। तापीय तो बहुत दे रखे हैं, ठीक है। विजयवाड़ा, कोट्टागुड्डम, रामागुड्डम, बरली, भुसावर, नासिक, उरण, ट्रॉम्बे, उकई, वानक्रमवाड़ी, अहमदाबाद, ध्रुवन, साबरमती, गांधीनगर, परीक्षा, सिंगरौली, अमरकंटक, कीरवा, सतपुड़ा, कोरडी, चंद्रपुर, रिहंद, चंद्रपुरा, कोलकाता, तलचर, दुर्गापुरा, संताली, बरौनी, ठीक है। बोंगई गांव, बरौनी हो गया, परीक्षा, पनकी, हंदुआगंज, फरीदाबाद, दिल्ली, और ये इधर दे रखा है नामरूप, ठीक। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन में मुंबई हाई और बसिंग गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिश्रम से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान। कुल मिलाकर भारतीय गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। अब है विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्य दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह नवीनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा की बढ़ती उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन विकास हेतु वृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक